थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार आप सब लोगों को। अ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपको भी शायद नहीं। मैं मतलब जान जेन्युइनली, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी देर जो भी मैंने प्रोग्राम देखा समझा, कुछ समय से बात चल रही थी सचिन से, आयरा से, और मुझे जब बुलाया गया तो पहले तो मुझे कहीं भी इस तरह की जगहों पे बुलाया जाता है तो मुझे लगता है कि ये पकड़ने के लिए बुला रहे हैं, कोई एक सेटअप है और वहाँ पे फिर कुछ बुलवा लिया जाएगा और फिर यहाँ से सीधे आप सरकारी मेहमान बन के जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा शुरू में ऐसा डर लगा। डर मतलब डर के ही आजकल वो डर और एक्साइटमेंट के बीच का जो एक पेंडुलम है, मैं वो बना हुआ हूँ इधर से उधर। तो खैर हम ऐसा ही समय है, क्या किया जाए। लेकिन हाँ, जब मैंने यहाँ आके देखा कि यहाँ आके भी और उसके पहले भी जब से कार्यक्रम देखा और कितने तरह तरह के छोटे छोटे आग्रह चल रहे हैं, सत्याग्रह चल रहे हैं इस देश में, और उसके बीच में मैं यहाँ हूँ जिसकी सच में मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जो यहाँ बैठे हुए मेरे ख्याल से सब लोगों ने किया है और सब लोग कर रहे हैं। और बाहर बहुत सारे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने अपने स्तर पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनके बीच में मैं यहाँ हूँ। मुझे एज अ कॉमेडियन या लिरिक्स राइटर या फिल्म मेकर यहाँ क्या कर रहा है मुझे भी सच में नहीं पता है, क्योंकि मैं कम से कम जर्नलिस्ट होता तो भी बात समझ में आती। लेकिन क्या है कि आजकल जर्नलिस्ट कॉमेडी कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा एक कॉमेडियन को जर्नलिस्ट का काम थोड़ा सा कर लेना चाहिए, तो इस चक्कर में मैं यहाँ आ गया। अब जस्टिस जो है बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लफ्ज है ना। अच्छा, मैं ये शुरू में पूछना चाहता था, मैं भूल गया। मैं हिंदी में ही ज़्यादातर बात करूंगा, क्या कोई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है? ये भी कैसे समझेंगे अगर हिंदी नहीं आती है तो? इज देयर एनीवन हियर हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, लाइक? ओके, आपको यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, व्हाट? थोड़ा थोड़ा, एंड इंग्लिश इज फाइन विद यू? ओके, एंड ओके, ओ सो सॉरी, सो सॉरी, आई थिंक दे आर ओनली, yeah, I know, matlab it's not even the democracy we practice which is first, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोस्ट पास द पिलर काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो भी नहीं है, दे आर लाइक 3 or 4 people आई थिंक, सो आई एम सो सॉरी, यूल हैव टू, I'll try to like include a bit of English somewhere, but mostly it is I'm comfortable. I was just trying to reduce my guilt by seeing how many how if there are only 1%, then I'll go ahead. There's less than one. I'm so sorry, so sorry. uh, yeah, so I'll continue, but anyway, so हाँ, जस्टिस हम लोग जिस तरह से समझते हैं आज की दुनिया में, तो जस्टिस से हर थोड़े दिन में हमारा कहीं ना कहीं पाला पड़ता है, न्यूज़ में आता ही है। जैसे अभी एक ड्रंक ड्राइविंग का केस हुआ था, उसमें किसी ने रैश ड्राइविंग में 2 लोगों को मार दिया पुणे में, और महंगी गाड़ी, और प्रिविलेज्ड है ना लड़का जिसको बचपन से सिखाया गया है कि सड़क तुम्हारे बाप की है, तो उन्होंने मार दिया और उनको सज़ा में एक एस्से लिखना पड़ा। और बस उनको कहा गया एक ऐसे लिख दो और आप छूट जाएंगे, और वो ऐसे लिखे। तो उस मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती है, लेकिन मैं ऐसे बहुत अच्छे लिखता हूँ, मुझे लिखना आता है। उसके बाद से अब मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी है। अब देखा जाएगा जिस दिन, है ना। मैं ऐसे मैंने लिख के पहले ही साइड में रखे हुए हैं कार में। ये हो रहा है। एक और जगह की खबर है, ये सत्य घटना है, मैं नाम बदल रहा हूँ कुछ लोगों के, लेकिन ये सत्य घटना है। मेरे जानने वाले एक दोस्त हैं, उनके चाचा जी के साथ ही हुआ। तो बिहार में, ये जगह का नाम भी मैं बदल रहा हूँ, बट बिहार ही है घटना में ना, बस अंदर के शहर का नाम बदल रहा हूँ। तो बिहार में एक जगह एक पुल गिरा, और वो पुल गिरा तो वहाँ के जो, बिहार में देखा ही था आपने थोड़े दिन पहले, एक पुल गिरने का एक वो चल रहा था, पैंडमिक सा चल रहा था कि वो, है ना, एक पुल गिरा, उसको सुना दूसरे पुल ने कि अच्छा वो चला गया, चलो हम भी चलते हैं, ऐसे
बहुत सारे पुल लाइन से गिर रहे थे, उसी में एक पुल गिरा सासाराम नाम की जगह में। वहाँ से वहाँ के चीफ इंजीनियर को अरेस्ट कर लिया गया कि आपकी निगरानी में ये पुल बन रहा था और आप पे इंक्वायरी होगी। तो वो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, हम तो पिछले हफ्ते यहाँ आए हैं पोस्टिंग होके, हम तो 2 साल से पटना वाला बना रहे थे, जिसने ये बनाया उसको आप पकड़िए। तो उनको बताया गया देखिए ऐसा है गुप्ता जी, जब पटना वाला गिरेगा तो आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा ना, तो आप अभी चलिए जेल में। तो वो इतना सॉलिड लॉजिक था, गुप्ता जी मान गए, वो जेल में ही हैं अभी तक। ये एक और जस्टिस का उदाहरण। तीसरा उदाहरण जो है देखिए इतने विचित्र हैं। हाँ, थोड़े दिन पहले ही बड़ी न्यूज़ में आया था, वीडियो भी आ गया था उनका। एक कोई आईएएस अफसर हैं कहीं पे, वो 15,000 की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हो गए। तो ज़्यादा शर्म की बात ये थी कि सिर्फ 15,000 की रिश्वत। तो आईएएस लॉबी ने जो उसके बाद चिट्ठी लिखी कि हम इनको मतलब बाहर कर रहे हैं अपनी लॉबी से, ये शर्मनाक हरकत है कि इतनी छोटी रिश्वत क्यों मांग रहे थे। ये चल रहा है देश में, ठीक है। इस सब के बीच एक बेचारा कॉमेडियन क्या क्या कर लेगा। लेकिन जस्टिस जो है, जस्टिस अगर हम परिभाषा देखें जस्टिस की, बहुत समय से हमेशा से, मेरे ख्याल से जब से ह्यूमैनिटी या सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, जस्टिस की परिभाषा डेफिनेशन बनाने की लोगों ने कोशिश की है और हर बड़े बड़े फिलोसफर ने अपने हिसाब से कहा है। पिकासो तो बाद में आ गए। सबसे पहले अपने एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने कहा कि जस्टिस इज हार्मनी। सुकरात आए, सुकरात ने कहा कि जस्टिस इज इक्वालिटी। उसके बाद आगे बढ़े तो हर धर्म ने भी अपनी अपनी परिभाषा दी। बुद्धिज्म में है कि रेट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रेस्टोरेटिव। सो जस्टिस इज रेस्टोरेटिव, समाज में एक संतुलन बना रहे और एक रिस्टोर हो चीज़ें। हिंदुइज्म में धर्म अगर आप देखें संस्कृत मीनिंग, तो वो मोरालिटी होता है, जो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा मेरे ख्याल से सील है उस पर भी धर्म शब्द है उसमें, लेकिन वो मोरालिटी के उसमें है। खैर किसको पता है कुछ सालों में उसका क्या वो हो जाएगा, फिलहाल वो मोरालिटी से जोड़ा जा रहा। फिर हाल फिलहाल में अमर्त्य सेन हैं हमारे कमाल के फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि जस्टिस इज फ्रीडम। जस्टिस मीन्स एवरीवन इज अलाउड देयर फ्रीडम एंड फुल पोटेंशियल। ये सारी परिभाषाएं हिंदुस्तान में आके फेल हो जाती हैं। यहाँ पे जस्टिस का मतलब है जुगाड़, सीधा। पिकासो और एरिस्टोटल और सुकरात वगैरह के टाइम में जुगाड़ शब्द नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर फेल हो गए क्योंकि उनको नहीं पता था कि यहाँ जस्टिस कैसे होता है। यहाँ जस्टिस होता है, सीधी बात है, आपने सुना होगा अक्सर ये शब्द, क्या है, फुल फेथ इन आवर जुडिशरी। कौन बोलता है? जिसकी जेब में होती है वही बोलता है ज्यादातर, कोई और नहीं बोलता। कोई आपने कभी नहीं देखा होगा अंडर प्रिविलेज्ड आदमी को ये बोलते हुए। जिसको पता होता है कि उसने सिस्टम पूरा क्रैक कर लिया है, रिक कर लिया है, वही बोल रहे होते हैं कि वी हैव फुल फेथ इन जुडिशरी। और ये कंप्लीटली एंटीथेटिकल है टू द आइडिया ऑफ जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? हिंदी में जिसको न्याय बोलते हैं, उसका उल्टा होता है अन्याय। तो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय चाहिए होता है। अन्याय किसके साथ होता है? कौन कर सकता है अन्याय? जो पावरफुल है वो कर सकता है। किसके ऊपर? जो अंडर प्रिविलेज्ड है, पावरलेस है। तो जो सिस्टम बना ही इसलिए है कि अंडर प्रिविलेज्ड को कहीं ना कहीं एक सुकून मिले कि एक सिस्टम है कि आपको दबाया गया, मारा गया, तोड़ा गया, लूटा गया, उसके खिलाफ एक सिस्टम बना है। अन्याय से न्याय का वो सिस्टम है ही इसलिए दैट इट शुड बी ideally, for it to work, it should be taking people in power into their, into their books. It should be the system that is actually made to make people in power accountable. That's what the system is. But how it is working right now is just the opposite. It is absolutely the opposite. Right now it feels like वो कहीं से गिर गया और न के आगे आके टिक गया है। तो वो न्याय और अन्याय जो है इस समय काफ़ी मुश्किल सा, दोनों के बीच में फ़र्क बताना बड़ा मुश्किल है। इट्स राइट नाउ एज यू सी एवरीवेयर
It is completely the system of the privileged, and only privileged believe in the system. And that's why we have so many organizations, so many people here trying to find a system, a small system of their own to at least tell the big system, the mainstream system, जो हमेशा से mainstream जो होता है वो हमेशा पावरफुल और प्रिविलेज लोगों का होता है। उसके बाहर के जो हम लोग यहाँ पे हैं सब इकट्ठे, उस हमारी आवाज़, कोशिश वही है कि उसको बताया जाए कि आप थोड़ा सा भटक गए हैं। एक इसमें अब मैं कहाँ आता हूँ, ये आर्ट कहाँ आती है? और एक छोटी सी चीज़ ये है कि सारे ही धर्म जो हैं, जिन्होंने अपना अपना जस्टिस का एक मीनिंग बनाया हुआ है, वो सब कहते तो हैं कि या तो एक फाइनल डे होगा, जजमेंट डे होगा, वहाँ मिलेगा, या फिर कर्म का फल है, अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म का बदला। कहते सब हैं, मानता कोई नहीं है। मानता होता तो कोर्ट नहीं जा रहे होते वो लोग। कोर्ट में जो बैठे हैं वो भी अपने अपने धर्म का वो टोपी तिलक जो भी लगा के वो मतलब उस तरह से वो मानते हैं। तो वो उनका कहना जो है वो सिर्फ दे ऑल्सो नो दैट रिलीजन itself again is a system of power, is a system of the powerful. In fact, one lawyer told me, though I tried to fact check it, it's not 100% like it's a theory, but it's a valid theory. ये जो चोगे पहने जाते हैं, जो जज लोग पहनते हैं दुनिया भर में, वो क्यों पहने जाते हैं, वो कहाँ से आए, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि एक ज़माने में, जब बहुत पहले, जब इनिशियल जस्टिस सिस्टम था, जहाँ पे राजा या कबीले जो भी रहे होंगे, वहाँ जब किसी को सज़ा सुनानी होती थी तो जो भी कबीले के जो धार्मिक पुरुष होते थे, पुरुष ही होते थे, वो पुरुष सत्ता हर धर्म ने बना रखी है, तो पुरुष जो होते थे वो, जिनको कबीले के शामन कह लीजिए, पुरोहित कह लीजिए, जो भी अपने कबीले के हेड होते थे, वो राजा के अंडर जो हमेशा से द प्रीस्ट ऑलवेज हैड दिस पावर, सो प्रीस्ट वुड कम्युनिकेट विद गॉड and then confirm the death sentence or any kind of sentence. So it was a divine power. It was a divine power which was vested on them to say, okay, they can. It's not a human killing another human. The idea of death penalty, which I find I think completely reprehensible and wrong. It's not. But anyway, that's a completely different debate. But हमेशा से वो एक चोगे वाला इंसान होता था जो बताता था कि ये मार सकते हैं इसको हम लोग, तो और हम नहीं मार रहे हैं, ये ऊपर से ऑर्डर आया है और इसको मारा जा सकता है। तो वो चोगा जो है, जो वहाँ से जो प्रीस्ट का चोगा था, दैट स्लोली कन्वर्टेड इनटू द जस्टिस सिस्टम वंस द डेमोक्रेसी स्टार्टेड एंड ऑल। और वो अभी भी वो चोगा जो है वो वही दिखाता है कि ये जो सज़ा मिल रही है वो एक इंसान या एक बेंच नहीं दे रही है, वो एक कहीं ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, which again brings into the center the question, why is justice not for the underprivileged? Which kind of answers it, because again the religion and corporate and politics are also intertwined right now in our world, not just in our country, that it's impossible to separate them. बट आर्ट कहाँ से आती है इसके बीच में? आर्ट क्या कर सकती है? सो जस्टिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? एक बहुत बड़ा हिस्सा है टू बी सीन, टू बी रिप्रेजेंटेड, टू बी heard by someone, by the society, and saying, okay, we admit you were wronged. We admit that there was some systemic oppression, around you, which killed you, or which killed your family, which did something really bad to you, which is unfair, which is
one big part of justice. For example, I'm taking an extreme case, but uh, someone is killed. Their family wants justice. That justice is not going to bring the dead person back, but what it will give the family, the comfort that the system agrees something unfair, horribly unfair was done here. That representation is needed. It's not about retribution से शायद कुछ लोगों को पता नहीं सुकून मिलता हो कि अच्छा ठीक है एक डेथ पेनल्टी हो गई जिसने इसको मारा था उसको सरकार ने या सिस्टम ने मार दिया बट दैट्स नॉट द कोर थिंग एनीवन इज लुकिंग फॉर दे आर लुकिंग फॉर the understanding that people know we were wrong and that representation जो अब जस्टिस सिस्टम हमारा जो है जो मेन स्ट्रीम सिस्टम है उसने वो जगह खाली कर दी है वहाँ पे वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे आर्ट आती है और हमेशा से आ रही है आज से नहीं आज की बात नहीं हमेशा से आ रही है आर्ट इज देयर टू फिल दैट गैप दैट the representation of the people who have been who have been oppressed who have been done wrong against will find some representation some voice a very recent example is Neeraj Ghewan's film Homebound. I don't know how many of you have seen it but Homebound is a story about these two men who had to walk 1,000 kilometers back to their home in UP from Gujarat during COVID, and it's about just their journey and how their story, making that story immortal for us because they did not get any justice by the system. They were horribly treated. One of them killed by the system, and that story is there. That is what art is. Baba Sahib Ambedkar's all his works, all his lectures, they are works of art. Annihilation of Caste is one of the most powerful texts for anyone, especially people from from Savarna communities like me, to understand how the oppression works. There are Om Prakash Valmiki's Juthan. There are so many works of art which fill that gap. There is Picasso, which I was talking about. Picasso's that famous painting Guernica, that brought the horrors of Spanish Civil War out in the open, and it kind of memorialized it for the world to see the horrors of war. And there have been so many artists across generations. And right now, again, we have so many from Paranjit to, I'm talking specifically about cinema, but Paranjit and Nagraj Manjule and Neeraj Ghewan and Payal Kapadia, what the way she represented, migrants in Bombay, the way Nagraj Manjule represented Dalit community in his films, Fantry, Sairat, the way Neeraj Ghewan is doing it. So many filmmakers are trying to fulfill that gap. And that's where, again, coming to stand-up comedy, with our idea is to make some sense of the world through the absurdity. दुनिया इतनी विचित्र, इतनी अजीब चल रही है कि उसके बीच में आपको यही एक तरीका है कि आप जो शैलेंद्र साहब ने कहा था, और शैलेंद्र साहब, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट lyrics writer Shailendra Saab is one of the first Dalit artists to, one of the first and probably the most, the most impactful Dalit artist in Hindi film industry in the 50s, 60s and 70s. और उन्हीं की एक लाइन है, 2 बीघा ज़मीन फिल्म का एक गाना है, और उसमें एक लाइन है, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, मौसम बीता जाए, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए, मौसम बीता जाए. सो दैट विल प्रॉबली, मैं इससे ज़्यादा और शायद नहीं बोलूँगा, लेकिन हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास 10 मिनट हैं, डू वी हैव 5-10 minutes more? So I would love to interact and maybe answer some questions or maybe listen to you. तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ will that be? Yes.
So thank you for being patient through this very strange, I don't know, rambling on my idea of justice, which is very basic. As I said, मैं अभी उधर दूसरे कमरे में निखिल साहब और MKSS की टीम थी, और वो जितनी गहराई से ना वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो भी प्रोटेक्शन या उसका लीकेज लॉ जो भी है वो बना रहे हैं ये लोग, तो वो हाँ उसका नाम पता नहीं क्यों प्रोटेक्शन है किसका पता नहीं उसके नाम में लीकेज होना है। अभी संचार साथी आया था, ऐसा साथी से तो दुश्मन भला भाई। ये कैसा जो साथी था, वो जो कह रहा था कि मैं वो, उसके परमिशन देखे आपने? उसका परमिशन सिर्फ यहाँ तक नहीं था कि मैं आपका फ़ोटो ले लूँ, फ़ोटो देख लूँ, मैं आपके मैसेज पढ़ लूँ। उसमें लिखा था कि परमिशन में है कि मैं आपके सिम कार्ड में जो नहीं जो डेटा कार्ड है उसमें कोई नई चीज़ें डाल दूँ। वो बता रहा है कि मैं ही डाल दूँ कुछ ऐसा कि तुम सीधे जेल चले जाओ। उसमें हथकड़ी ऑप्शन होना चाहिए, एक विंडो, कि क्या जेल चलना है, टिक करो, फिर उसमें अपने आप वो फाइलें डाल दे, फिर तुरंत है ना उबर भी बुक कर दे जेल तक। सब होना चाहिए। साथी ऐसा हो कि फिर पूरा एंड टू एंड हो ना, ऐसा साथी छोटा मोटा आधा काम करो, कौन सा साथी है भाई। तो इस तरह का बहुत, खैर वो बवाल हुआ काफ़ी। उसके बाद अब वो किसी और नाम से आएगा थोड़े दिन में, कोई बात नहीं, ऐसा कहीं गया नहीं है, वो सच्चा साथी है। आपको लग रहा है चला गया है, लेकिन जो सच्चे साथी होते हैं वो होते हैं, शैडोज में होते हैं, कि जैसे ही आप मतलब खड़े होने लगें तो अड़ंगी मार देगा वो। तो वैसा है। हाँ, तो सवाल हम लोग ले सकते हैं अगर कोई तैयार हो। देखिए, चुन के जो सबसे दूर है उसी ने सवाल पूछा। वहाँ तक माइक हेलो पहुँचने में 2 मिनट। हाँ, चलो, मैं जयेश हूँ। हमने आपका शो टेस्ट में भी देखा था, टेस्ट मुंबई में। अच्छा अच्छा, तो क्या बात मतलब ऐसा सवाल जैसा नहीं है, मैं आपसे बस ऐसा समझना चाह रहा था, क्योंकि हम जैसे अभी भी जस्टिस की बात हुई यहाँ पे। अब मतलब वरुण ग्रोवर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मतलब ऐसा है कि लाइमलाइट में भी थे। अब उनका इंट्रोडक्शन हो गया पूरा इंग्लिश में, और हिंदी ऑडियंस छूट गई सारी, जो एग्जैक्टली हिंदी जानती थी। मतलब राजस्थान में बड़ा मुश्किल है इंग्लिश समझना, क्योंकि 6 महीने से फील्ड पे हम, तो ये तो हम समझ ही पा रहे थे। एक ये था, ये सवाल जैसा नहीं था मेरा, मैं बस पूछ रहा था। दूसरा ये है कि मतलब हम जैसे काफ़ी सिनेमा पे बात करते हैं, थिएटर पे बात करते हैं, और मतलब मैं ये भी समझने के लिए पूछ रहा कि उसके बीच में भी ऐसा एक काफ़ी बड़े गैप जैसा होता है ना, कि हमने सिनेमा किसके लिए बनाया, अब होम बाउंड किन को देखनी चाहिए, उन तक कैसे पहुँचे। तो ये थोड़ा सा गैप है, तो इसको आप लोग बनाते हुए कैसे दे। अरे एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो उस तरीके को आप कैसे देखते हो? बस यही था। देख, अच्छा अच्छा थैंक अच्छा, यू। जो बचा रह गया था वो बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन कोई नहीं। तो आपने कहा होम बाउंड, वही एक जो सवाल आपका जो मुझे समझ आया, होम बाउंड जिस तक पहुंचनी चाहिए वहां तक कैसे पहुंचाई जाए। तो देखिए, उसके लिए बहुत सारे वो गदर करने पड़ेंगे। क्या है कि वो पूरा सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, और जिस तरह से इस समय सिनेमा हॉल वर्क करते हैं, वो फिल्में लगाते ही नहीं हैं। जो भी आप फिल्में जिसमें कि बड़े स्टार नहीं हों, और जिसमें एक है ना वो पार्टी सॉन्ग आजकल जो होता है, मैं गाने लिखने जाता हूँ तो वो पहले ही मुझे बताते हैं कि पार्टी सॉन्ग तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो गई। वो बताते हैं किस तरह की पार्टी में बजना चाहिए। वो ये तक बताते हैं कि दिन की पार्टी, की शाम की पार्टी, की रात की पार्टी, उसमें लड़के ज़्यादा हों कि लड़कियां ज़्यादा हों, उसमें उम्र क्या हो, इस बहुत ही उन्होंने वो सॉन्ग क्रैक किए हुए हैं। है नहीं होम बाउंड में उस तरह का कुछ भी। तो अब क्या है कि ये जो इस तरह की फिल्में हैं, पहला स्ट्रगल उनका बनना, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आपको वहाँ बाहर से ये सही में ये लगना बिल्कुल वाजिब है कि आप बोलें कि ये फिल्म बन गई और आई नहीं, हमारे शहर में रिलीज़ नहीं हुई, या 2 शो लगे हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस समय जो सिस्टम है उसके अंदर वो फिल्म का बनना अपने आप में वो बहुत बड़ा मिराकल है। वो हुआ, पहली बात। दूसरी बात, फिल्म देखने के, मैं बस इतना ही कहूँगा, अनेकों तरीके हैं, आप इस्तेमाल कीजिए जो भी तरीका आपको मिले। फिल्म हमने बना दी, आगे थोड़ी सी
है ना, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। जिन शहरों में लगी है पहले तो उनको करनी पड़ेगी ताकि ऐसी फिल्में दोबारा लगें। जिन शहरों में नहीं लगी है वहाँ के लोग अपनी अलग मेहनत करें, जहाँ लगी है वहाँ अलग मेहनत करें कि कम से कम जाके देखें थिएटर में, क्योंकि तभी वो थिएटर वालों को, प्रोड्यूसर्स को ये भरोसा होगा कि ठीक है हमारा थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत रिकवर हो गया। ये ना हो कि एकदम ही वैसा हो, तो फिर वो फिर अगली बार कन्विंस करना मुश्किल होता है। बाकी मैं हमेशा से हर तरह के जो सब वर्जन है उसका मैं साथी रहा हूँ। तो संचार साथी में डाउनलोड कीजिए, हो सकता आ जाए। तो जी, यहाँ एक है, पता नहीं और भी कोई आपको दिख रहा हो तो। हाँ, ऊपर वाले अगर बुलंद आवाज हैं तो पूछ लीजिएगा 1 मिनट इसके बाद। हाँ, मेरा छोटा सा सवाल था कि मीडियम को लेकर आपका क्या ख्याल है कि जैसे अब क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जनरेशन है उसके पास एक, आप पता नहीं वो आप लिमिटेशन की तरह देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि 30 सेकंड में या 1 मिनट में आपको कुछ एवोकेटिव क्रिएट करना है, उसकी क्या लेगेसी है, क्या उसकी वैल्यू है, कितना वो रहता है, या वो केवल रिटेंशन करने के लिए आप लगातार उसे स्क्रॉल करते हैं? How does that account in your way of understanding the current art forms and how can the current generation engage with it? तो वो 30 सेकंड लिमिटेशन है या वो एक कैनवस का साइज है जो आपको हाँ, अडेप्ट करना मुझे है? नहीं लगता है कि वो कोई मतलब देखने का तरीका है। जो बात जितनी गहरी, जितनी लंबी होगी, जो एक बात आप देखें, अगर लंबे लंबे पॉडकास्ट भी चलते हैं, एक अमित वर्मा का पॉडकास्ट है 4.5 घंटे चलता है, अनुराग मानस वर्मा का पॉडकास्ट है 1-1.5 घंटे का होता है, और उसमें जो बात होती है वो मज़ेदार है, और अगर इंसान जो है उसके पास कहने को कुछ है तो लोग सुनते हैं। वो हम लोगों को ये बस बताया जा रहा है, और वो एक दो जो कंपनी है मेटा वगैरह वो चाहती हैं कि हम मान लें कि वही बस 1 मिनट का ही कंटेंट है, उसके आगे हम बात नहीं सुनेंगे न करेंगे। उनकी फिर भी जो ताकत हमारे हाथ में, हमको तो वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो हम उन्होंने रूल बनाए हैं, हमारा काम है रूल तोड़ना, तो हम तोड़ेंगे जितना तोड़ सकते हैं। जी, एक हाँ ऊपर से कौन थे जो ऊंची आवाज में पूछ रहे थे? क्या क्या? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशन में दिल में है, क्योंकि जो आप आप ये भी देख लें कि ये बहुत समय से बात हो रही है कि सब कुछ संविधान के दायरे में होगा, तो संविधान को बचाना एक बहुत बड़ा काम है। संविधान सिर्फ ये बोलना कि हम संविधान से चलेंगे, वो अंदर जो ये जो डेटा है ना, लीकेज लॉ जो आ रहे हैं, वो सब दायरे में ही हो रहे हैं, लेकिन हमको उसको बचाना भी है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो हाँ, कौन है? हाँ, वो हैं उधर। Okay, you choose. हाँ हाँ। अच्छा, हाउ मच टाइम वी? तो आपने वो पुणे वाला केस मेंशन किया, वो पोस्टर वाला, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं साइड से जैसे काम करती हूँ, मैंने देखा भी है कि ऐसे इस मामले में भी एक अलग नजरिया है। तो जो आर्टिस्ट है, जो लोग खासकर भी मेन स्ट्रीम के लिए कहानियाँ बनाते हैं, क्या जो विक्टिम नहीं है या जिसके हाथों में कुछ गलत हुआ है, उसके लिए उसका नजरिया, उसकी कहानी, वो आपको ऐसा लगता है कि अभी आजकल नजर नहीं आती है, क्या उसके बारे में कोई सोच है हमारे कलाकारों में की कहानियाँ जो है बोल रहे 13 मिनट डेफिनेटली ना हो, 12 मिनट चलेंगे। लेकिन फिर क्या हो, क्या जेल में जाना चाहिए फिर? ये हाँ, वही डेथ पेनल्टी पे देखिए बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। मेरे उस पे जो विचार हैं और आपके भी जो भी होंगे उस पे, मतलब हम यहाँ 1 मिनट में तो बात नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, हर इंसान बिल्कुल, जो ये बहुत आसान सवाल है कि जो विक्टिम नहीं है और ऑफेंडर है उसके बावजूद, मतलब आप कह रही हैं कि किसी से एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उस तरह की चीज़ शायद सोच के मारा है। और अच्छा अच्छा, आप कह रही हैं जो जो हाँ, मतलब जो ऑपरेसर है उसकी कहानी भी कही जाए कि नहीं कही जाए। देखिए जब भी,
हाँ, तो बहुत सारी इसमें अब इतने सारे लेयर्स हैं कि मैं तुरंत नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई भी कहानी जो होती है, वो तभी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, जब वो सारे एंगल दिखाती है। ऑपरेसर भी कहाँ से ऑपरेसर बना है, उसके पीछे क्या कहानी है, उसके पीछे कौन से सिस्टम हैं, क्योंकि इंसानों को ब्लेम करके और सिर्फ एक इंसान पे कोई इल्ज़ाम मढ़ के कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन तो सिस्टम को समझ के ही मिलेगा, और वो सिस्टम कई बार पेट्रियार्की जैसे सिस्टम है जो आदि मानव के टाइम से चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आदि मानव में भी जो, या निएंडरथल में बाप निएंडरथल बेटे निएंडरथल को मारता होगा कि ये निएंडरथली के साथ कहाँ घूम रहा था, है ना, कुछ होगा ऐसा। तो वो पेट्रियार्की पुराना सिस्टम है, वो सिस्टम को समझना पड़ेगा और सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा। सिर्फ एक इंसान ऑफेंडर हो, ऑपरेसर हो, कोई भी हो, उसको सिर्फ ब्लेम करके तो बड़े जो सिस्टम है, वो पेट्रियार्की है, वो रिलीजन है, वो कैपिटलिज्म है, या जिस तरह के भी जितने भी हमारे आसपास सिस्टम हैं जो हमको नचा रहे हैं, उनको समझना ज़रूरी है। बाकी उसके अंदर अब आप किस किस को पूरी तरह से समझ सकते हैं कहानी के अंदर, कहानी की जो भी समय की या शब्द सीमा की लिमिटेशन होती है, उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, और मैं उसी तरह की आर्ट भी पसंद करता हूँ जिसमें कि पूरा एक सिस्टम समझ में आए कि हो क्या रहा है। जैसे अभी अभी जफ़र पनाही की कमाल की फिल्म आई है जो इस बार पाम डियोर जीती है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, और उसमें सब तरह के जबकि वो है सिस्टमिक ऑपरेशन और एक पूरा रेवोल्यूशनरी ग्रुप है और किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आप सबको समझ पाते हैं जिसने टॉर्चर किया है, जो टॉर्चर हुआ है और जो फिर अब बदला लेने निकला है। इस तरह के बहुत सारे उसमें लेयर्स हैं। सो अच्छा वर्क ऑफ आर्ट ऑलवेज डज दैट, बट देर आर सो मेनी वर्क्स ऑफ आर्ट एंड यू कांट ऑलवेज बी, आई थिंक, परफेक्ट इन सम ऑफ देम। सो या, थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, अंतिम सवाल है ये। हाँ अंतिम हाँ सर। मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि ज़्यादा उम्मीद तो युवा से ही है, क्योंकि उनके अंदर एक ज़्यादा, मतलब थोड़ा डर कम है सिस्टम का, उतना उन्होंने देखा नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। तो वो थोड़ा सा, बाकी मैं आपका जो एग्जाम्पल है उस तरह के तो सैकड़ों एग्जाम्पल हैं और वो चल ही रहा है जगह जगह पर मुझे लगता है कि आर्ट का हमेशा से काम ये है कि हाउ टू बी लेस ऑफेंसिव एंड स्टिल बी एम्पैथेटिक, स्टिल हैव, तो पोलाइटनेस मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अगर आप पोलाइट शब्दों में वही बात कहेंगे जो आप कहना चाहते हैं, आप अपना मैसेज डाइल्यूट नहीं करें, लेकिन आप अपनी भाषा उस तरह की रखें जो सबको समझ आए, और कला उसमें बहुत, तो आज मेरा मानना है आज की तारीख में ऑपेड जो न्यूज़ पेपर में छपता है या कहीं भी आजकल वेबसाइट पे छपता है, op-ed is dead. No one is reading op-eds because people know, ये सीधे वो नाम देखते हैं, वो बोलते हैं इसको हम नहीं पढ़ेंगे, या ये इसने जो लिखा है हम इसको पसंद करते हैं, इस इंसान को, उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको पता है क्या बोल रहा है। तो दोनों ही तरह के ऑपेड नहीं पढ़े जा रहे हैं। आपको पहले ही नाम से और हेडलाइन में आपको पता चल जाता है, ठीक है ये मेरे समझ की बात है, मैं ऑलरेडी अग्री करता हूँ, या ये कुछ भी लिख लेगा मैं कभी अग्री नहीं करूँगा, भले ही उसमें 100 फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हों। तो वहाँ पे आती है कला, वहाँ पे आती हैं फिल्में, वहाँ पे आते हैं गाने, वहाँ पे आते हैं सब तरह की स्टैंड अप कॉमेडी, जहाँ पे आपका मैसेज फ्रंट पे नहीं है, वहाँ पे आपकी कला फ्रंट पे है, वहाँ पे आपका जो भी आप कहना चाहते हैं उसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट है जो कि कहानी है, वो कहानी सब तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि आर्ट में इसलिए भी बहुत पावर है, बिकॉज इट हैज़ द पोटेंशियल विच, I mean, everyone understands, the system also understands, and that's why they are investing so much in, stories which are somehow justifying their ideology. But
बट वो हो रहा है सब जगह। तो हमको बस ईमानदारी से अपना काम करना है, बाकी तो जहाँ समय ले जाए, जहाँ भारत भाग्य विधाता जहाँ ले जाए तो देखते हैं, जहाँ सत्य ले जाए, किसी ने कहा शायद, है ना? हाँ जी। जी जी छोटा ही 2 मिनट का ही है, कमेंट नहीं। जी जी, मुझे लगता है कि कोई भी मैसेज आज की तारीख में अगर आप तुसी जिथे भी जानते हो सिरा करांदे हो कि ढूंढ पे आप डाल देंगे ना। करण औजला का एक गाना है, करण औजला का ही है मेरे ख्याल से। किसका है वो? अच्छा, गुरु रंधावा का है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सुनता बहुत हूँ लेकिन भूल गया। तो हाँ, ये मुश्किल है। आपने जो सवाल पूछा ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग चुन रहे हैं। लोगों के पास चुनने की शक्ति ही इस समय चली गई है, क्योंकि दे आर just being fed this algorithm, and that algorithm is just self repetitive, and it, जैसे मुझे सिर्फ बिल्लियाँ, मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे 99% बिल्लियाँ ही हैं, क्योंकि मुझे बिल्लियाँ ही आती हैं उसमें फीड में। तो वो मैंने बिल्लियों को भी वो करण औजला या गुरु रंधावा के गाने पे ही देखा है वो, और स्टेप्स भी मुझे बिल्लियों के थ्रू पता है उस गाने के, क्योंकि एआई ने आजकल वो बिल्लियों को वो डांस कराना शुरू कर दिया। But broadly, I'm saying it is difficult, but it is up to us to, again, it is all to fight the system. And I will just end with one small thing, which is what I feel about India and about all of us here in this room, is that इमेजिन, मतलब मुझे लगता है हमारा देश जो है या हमारी दुनिया, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूंगा। इमेजिन एक बहुत बड़ी टिन की छत है, बहुत बड़ी। इमेजिन अ ह्यूज गैराज, जो आपने मतलब वर्कशॉप जैसा, बहुत इनफाइनाइट छत है, और उसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और उस छत में बहुत जगह पर छेद हैं छोटे छोटे। आप पूरी ज़मीन सूखी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छेद हैं। आप अकेले हैं, आपके पास एक बाल्टी है, एक बाल्टी, जो आपकी कला है, आपकी आवाज़ है, आपका जीवन है, जो भी आप कर रहे हैं इस समय, वो बाल्टी है। अब पूरी ज़मीन को सूखा नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर हम सब अपनी अपनी एक एक बाल्टी लेके आ जाएं, तो हम अपने हिस्से की ज़मीन को सूखा रख सकते हैं। और वो यहाँ पे हो रहा है। और मुझे लगता है कि आपके पास कोई भी वो छोटी से छोटी कला हो, छोटी से छोटी आवाज़ हो, वो कुछ भी हो, वो आपके पास, किसी के पास ठीक है ड्रम होगा, किसी के पास बाल्टी होगी, किसी के पास कुछ नहीं है, आप अपनी अंजलि में, आप अपनी हथेली में वो भर के वहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन सूखी रख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज नीडेड, बिकॉज द सिस्टम इज रेनिंग एंड वी हैव टू कीप आवर part of the world dry and happy and comfortable. So thank you on that note, and it was a pleasure talking to all of you.